रेडियो सिटी देख रहे हैं आप। मेरा नाम मानव है और भाई साहब हम आ गए हैं आपके लिए फिर से हेल्दी बातें करने के लिए, आपको सेहतमंद बनाने के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सेहत प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसमें हम कोई ढील रखते नहीं है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। सर एक बारी सबको बताएं अपने बारे में। मैं डॉक्टर कौशल यादव हूँ और मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ गुड़गांव के अंदर। एसोसिएटेड हूँ डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल के साथ। तो सर बहुत बहुत स्वागत पहले तो तो आपका। जी सर आप जी हरियाणा से हैं और मैंने सुना है कि आप जी तो कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हैं। जी। तो ऐसा क्या है हरियाणा की मिट्टी में कि सब लड़ लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को थोड़ा हेल्दी रहने के लिए बचपन से ही आदत मिलती है। स्कूल्स में भी थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह होते हैं, रनिंग के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टीचर्स भी प्रमोट करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं। तो नेचुरली थोड़ा बहुत लोगों के अंदर होता है कि हम भी कुछ किसी न किसी गेम में थोड़ा बहुत काम करें। आप मार्शल आर्ट में आपने एंट्री कैसे ली? बेसिकली मैं बचपन से रनिंग वगैरह तो करता था, लेकिन अब यही है कि मेडिकल के अंदर पढ़ाई के ऊपर काफी स्ट्रेस रहता है, तो जब पढ़ाई से अलग होते हैं तो फिर खेल की तरफ भी लगते हैं। मैंने अपनी मार्शल आर्ट अपनी एमबीबीएस के टाइम पे ही शुरू की थी। पहले अच्छा। एक्टिविटी योगा वगैरह तो करते थे, लेकिन साथ साथ ये था कि हम पढ़ रहे हैं और एक फिजिकल एक्टिविटी भी रहे, ताकि हम अपनी डेली स्ट्रेस को भी अच्छे से हैंडल कर पाए और हेल्दी लाइफ भी रखें। तो उस वक्त मैंने थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया था, तो धीरे धीरे फिर वो शौक बन गया। और सबसे ज्यादा धमाकेदार फाइट किसके साथ रही? देखिए, जो लड़के खेलते हैं स्टेट लेवल पे सभी अच्छे होते हैं, सब लोग अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करते हैं। तो मतलब 2-3 टाइम्स मैंने अपने स्टेट के अंदर गोल्ड मेडल अचीव किया था कराटे क्या बात। चैंपियनशिप्स के अंदर। तो अच्छे ही थे वो सारे फाइट्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो जो हु हा की आवाज निकालते हैं, वो जरूरी होता है निकालना या फिर ऐसे निकल जाती है? आप ये देखिए, जो हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं अभी, जैसे आप ठंड की बात कर रहे हैं, दिसंबर और जनवरी में जब ट्रेनिंग होती थी, प्रैक्टिस करते थे, तो उस वक्त पसीने निकलते थे, हाँ। बाहर फॉग होती थी और जो शरीर से पसीना गिरता था वो भी फॉग बन के सामने रहता था। तो मेन तो ये है कि आप अपनी एक विल पावर को दिखा रहे हैं, इस वजह से बीच बीच में साउंड्स भी आ जाते हैं। तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सर आप? मेडिकल प्रैक्टिस के अलावा मार्शल आर्ट अ, प्रैक्टिस? देखिए, मार्शल आर्ट या आप कहिए, जो भी हम बचपन में स्किल्स अचीव करते हैं, सीखते हैं, उन सब का जब भी हम किसी प्रोफेशन या उसमें जाते हैं, उसका कुछ ना कुछ वो हमें देता ही है हमेशा, जो भी हम स्किल्स अचीव करते हैं। राइट। अब मेरी फील्ड जो है कैंसर सर्जरी से रिलेटेड है, तो मेरे जो सर्जरीज होती हैं वो बहुत ही मेजर सर्जरीज होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ऐसा भी होता है दिन में 10 घंटे या 12 घंटे तक सर्जरी चल रही है एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमने ये सीखा है वो कहीं ना कहीं तो देखो काम आता ही है एक्टिविटीज में, स्टेमिना में। फिर उसके बाद आप एक्टिव रहो सारा दिन, तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है और सबको करना भी चाहिए। क्या बात है। तो अब आपको पता लग गया कि आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप रेडियो जॉकी हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया काम करते रहो जिससे कि आप फिट रहो। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो डॉक्टर्स है ना, वो जो ज्यादा से ज्यादा आर्ट के बारे में जानते हैं वो एमआरआई रिपोर्ट, सीटी स्कैन रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट होती होंगी, लेकिन मैं सुना सर आप तो पेंटिंग करते हैं। जी। बेसिकली मैं स्कूल टाइम में काफी शौक था पेंटिंग करने का। मेरी हम्म। मदर भी ड्राइंग टीचर हैं। अरे वाह। तो उस वक्त हम स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है उसमें मेरे को पेंटिंग का काफी शौक था। तो एक बार हमें नेशनल अवार्ड भी मिला था। एक थीम थी हम सब एक हैं, जिसमें ऑल इंडिया एकता के बारे में थोड़ा था, तो उसके ऊपर। क्या बात है सर। अब एक्चुअली जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं ना, और इस फील्ड के अंदर ऐसा है कि हमेशा कुछ ना कुछ नए चैलेंज देखते रहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा वो डेलिकेसी जो उस वक्त पेंटिंग सीखते बार करते आती है, वो आज शायद बहुत काम आती है, जिस तरह से हम नाजुक ऑर्गन्स को जब हम डील करते हैं तो। हाँ सर, स्टमक कैंसर के बारे में जानना चाहूंगा। स्टमक कैंसर होता क्या है? और स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। जैसे हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक के अंदर पहुंचता है। स्टमक काम करता है उसको टेम्परेरी स्टोर करने का, उसको मैकेनिकली और केमिकली ब्रेक डाउन करता है स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में, जो फर्दर इंटेस्टाइन में पास ऑन किए जाते हैं फर्दर एब्जॉर्प्शन के लिए, कि बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिले। तो जो कैंसर स्टमक के अंदर अराइज होता है, बेसिकली कोई सेल्स होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होते हैं, अनकंट्रोल उनकी ग्रोथ होने की वजह से वहां पे कुछ कैंसर डेवलप होते हैं। तो स्टमक में जो कैंसर डेवलप होता है उसको हम स्टमक कैंसर कहते हैं। और सर क्या कारण क्या है इसके? ये
बेसिकली ये डाइजेस्टिव ऑर्गन है स्टमक, तो कहीं ना कहीं डाइटरी जो फैक्टर्स हैं, जो खाने पाने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं। जो भी हाई सॉल्टेड फूड हैं, बारबेक्यूड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, और जो स्टोर्ड फूड रहते हैं, प्रॉपरली प्रिजर्व्ड फूड नहीं है, ऐसे फूड से कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स कहते हैं, और जो कि नॉन कार्सिनोजेंस हैं। तो इस तरह से जो डाइटरी रिलेटेड चीज़ें हैं, ये स्टमक कैंसर में मेजर रोल प्ले करते हैं। आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, उनमें स्टमक कैंसर ज़्यादा है, इंडिया में कम है, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो फ्रेश कुक्ड फूड की हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हैं। तो हमारी ट्रेडिशनल हैबिट्स इस तरह की हैं, इस वजह से इंडिया में जो स्टमक कैंसर है, कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप्ड वर्ल्ड या जापान में काफ़ी इंसिडेंस है, उनसे इंडिया में कम है। इसके अलावा जो होते हैं स्पाइसी फूड होते हैं, दे आर ऑल्सो ए कॉज फॉर द स्टमक कैंसर। फिर गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, और उनमें एसोसिएटेड एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी। तो लगभग 25% केसेस जो स्टमक कैंसर के होते हैं, उनमें गैस्ट्रिक अल्सर का कहीं ना कहीं कुछ लिंक होता है। आंसर क्या अर्ली साइंस हैं, किस तरह से हमें पता लगना शुरू होता है कि हम इस बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये स्टमक कैंसर हमेशा से ही एक एग्रेसिव कैंसर माना गया है। इनफैक्ट हम बात करें हिस्ट्री में, तो जैसे नेपोलियन के बारे में जानते हैं, ही ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ स्टमक कैंसर। ही हैज अच्छा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टमक कैंसर। तो स्टमक कैंसर इनिशियली ऐसा कोई सिम्टम प्रोड्यूस करता नहीं है, जनरल सिम्टम्स होते हैं, और जब लगता है कि कोई स्वेलिंग पैल्पेबल है एब्डोमेन में, उस टाइम तक ऑलमोस्ट वो इनक्योरेबल स्टेज में हो जाता है। तो इनिशियल सिम्टम्स को बहुत ही एग्रेसिवली देखने की जरूरत है, हाई सस्पिशन के साथ देखने की जरूरत है। कोई भी जैसे भूख कम लगना, जल्दी पेट भर जाना, हार्ट बर्न होना, वॉमिटिंग होना, कभी कभी वॉमिटिंग में ब्लड स्टेनिंग भी हो सकती है, रिपीटेड वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर कभी कभार इंटरनल ब्लड लॉस होता है और पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई चीजें हैं, हाई रिस्क सस्पिशन के साथ डॉक्टर से मिलना चाहिए, एंडोस्कोपी करानी चाहिए। यही एक तरीका है अर्ली स्टेज में जानने का। जैसे ही वो एडवांस होता है, वैसे ही स्वेलिंग वगैरह एब्डोमेन में या फिर किसी ऑर्गन में अगर जाता है, तो वहां के सिम्टम भी प्रोड्यूस कर सकता है। सर, कौन से लोग, किस एज ग्रुप के लोग, किस तरह के, किस सोशियो इकोनॉमिक सर्कल के लोग इसके ऊपर ज्यादा रिस्क है इस बीमारी का, स्टमक कैंसर का? स्टमक कैंसर आमतौर पे जो 50 इयर्स के बियॉन्ड है, उस एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि सेल्स की हीलिंग की कैपेसिटी विद एज उतनी नहीं रहती जितनी यंग एजेस में होती है। लेकिन अब जो ये डाइटरी हैबिट्स हैं और जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे आप बता रहे हैं, इनकी वजह से हमने देखा है कि 30 इयर्स में भी या उससे यंगर एज ग्रुप में भी पेशेंट्स आ रहे हैं स्टमक कैंसर के साथ। तो सर, इसका कोई क्योर है या इससे बचा जा सकता है? स्टमक कैंसर में एक ही चीज ध्यान रखने की है, जो ये अलार्मिंग साइंस जैसे मैंने आपको बताए हैं, कि इस तरह के कोई सिम्टम हो तो अर्लीस्ट पॉसिबल डॉक्टर से मिलो, उसको ट्रीट करो और अर्लीस्ट पॉसिबल डायग्नोज हो वो। यह एक तरीका है। अगर अर्ली पॉसिबल डायग्नोसिस हो जाता है तो स्टमक कैंसर कंप्लीटली क्योरेबल है। और बचने के लिए यही हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, डाइटरी हैबिट्स इंप्रूव करनी चाहिए। अगर आप फैक्ट के साथ देखें तो कुछ टाइम पहले तक स्टमक कैंसर ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 1 किलर था कैंसर रिलेटेड मॉर्टेलिटी का। जैसे जैसे डाइटरी हैबिट्स बड़ी अच्छी हुई, रेफ्रिजरेशन का यूज शुरू हुआ, स्टोर्ड फूड अच्छे से करने लगे और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा ध्यान लगेगा, इसका जो इंसिडेंस है पहले से इम्प्रूव हुआ है। ओके। और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं सर फिलहाल? जो क्योरेटिव ट्रीटमेंट है स्टमक कैंसर के लिए, वो है सर्जरी। ये सर्जरी इनिशियल स्टेजेस में ही दी जाती है। आमतौर पे हम स्टमक को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं स्टमक कैंसर को, और सर्जरी जो है स्टेज 1, 2 और 3 में क्योरेटिव ऑप्शंस है, जो स्टमक को क्योर भी कर सकती है और लॉन्ग सर्वाइवल भी दे सकती है। स्टेज 1 के अंदर सर्जरी अपने आप में ही क्योरेबल है। स्टेज 2 और 3 में इसके साथ अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट को भी ऐड करते हैं हम, जैसे कि या तो सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी दिया या सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी या रेडिएशन ऐड किया, उसे लॉन्ग टर्म कंट्रोल में हेल्प मिलती है। स्टेज 3 के अंदर, स्टेज 4 के अंदर सर्जरी सिर्फ पैलिएटिव सिम्टम को ही रिलीफ के लिए यूज की जाती है, अदरवाइज कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी मेन ट्रीटमेंट में आ जाती है। सर, एक सर्जरी और है जिसके बारे में मैंने सुना है, मिनिमली इन्वेजिव कैंसर सर्जरी।
ये क्या है और ये किस तरह से मददगार है लोगों के लिए जो कैंसर स्टमक कैंसर पेशेंट्स हैं? देखिए, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एक अप्रोच है बेसिकली। जो सर्जरी हम करते हैं वो सेम है। सर्जरी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई डिफरेंट सर्जरी नहीं है। स्टमक कैंसर की सर्जरी को हम रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। कभी हाफ पोर्शन को निकालते हैं या कभी टोटल पोर्शंस को लिम्फ नोड के साथ निकालते हैं और फिर अनास्टोमोसिस से इंटेस्टाइन की कॉन्टिन्यूटी को रिस्टोर करते हैं। जो हम पहले से करते थे वो ओपन अप्रोच होती थी, जिसके अंदर हम एब्डोमेन पे चीरा लगाते थे और उससे एब्डोमेन को ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करते थे और सर्जरी करते थे। मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच जो है वो भी सर्जरी सेम ही रहती है, लेकिन अप्रोच में ये डिफरेंस आ जाता है कि हम उसको या तो लैप्रोस्कोपी से करते हैं या रोबोटिक्स से करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आमतौर पे 5 mm या 10 mm के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एब्डोमेन में कुछ ओपनिंग्स बनाते हैं, उनके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं और सामने हम मॉनिटर के ऊपर देखते हैं कि हम अंदर किस तरह से उन इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और सेम सर्जरी को ही करते हैं। तो तो इसमें पेशेंट्स के लिए ये काफी हेल्पफुल है कि ज्यादा बड़ा चीरा नहीं लग रहा है, छोटे से कट से शायद काम हो जा रहा है। हाँ, एडवांटेज इसका ये है कि एक तो पेन रिलीफ बेटर रहता है जी। दूसरा कह सकते हैं कि रिकवरी थोड़ा सा जल्दी होता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कैंसर सर्जरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर का कंट्रोल। हम जितने भी हाई वॉल्यूम सेंटर में करते हैं, जहां भी करते हैं, हमेशा पेशेंट को ये बता के चलते हैं कि 10 to 15% चांस आपके हम मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से करेंगे तो भी ओपन में कन्वर्ट करने के हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी कैंसर कंट्रोल है, सेफ्टी है और वो आउटकम बहुत जरूरी है। ओके। एंड सर, हमारे देश में ना एक प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ फैक्ट्स पे बात नहीं होती, हमारे यहाँ अफवाहों पे बात होती है। कहीं सुनी बातें जिस हिसाब से फैलती हैं वो, हाँ, पर हम हरियाणा से हैं, हमें तो पता ही है कि किस रफ्तार से बातें फैलती हैं। तो बिल्कुल। क्या मिथ है स्टमक कैंसर के बारे में इस समय पूरी दुनिया में मौजूद, जिनको आप आज ब्रेक करना चाहेंगे, जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए? एक मिथ जो मुझे काफी बार लोग पूछते हैं, जी क्या हम बायोप्सी कराएं या कोई चीरा लगाएं तो क्या कैंसर फैल जाएगा बॉडी के अंदर? तो बेसिकली बायोप्सी तो एक हम एंडोस्कोपी से ही करते हैं, किसी और ऑर्गन को हम इंटरप्ट भी नहीं करते हैं। तो बायोप्सी से हमें डायग्नोसिस मिलता है क्या है, कैंसर है और वो कौन सी तरह का है, तो और उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प मिलता है। और जो ऑपरेशन होता है वो इस तरह से किया जाता है कि कैंसर को रूट्स के साथ खत्म किया जाए। उसका जो हम मार्जिन्स लेते हैं वो इतने डिस्टेंस पे लेते हैं कि कैंसर से दूर हो, लिम्फ नोड्स को निकाले। तो इसलिए सर्जरी, जैसे कहते हैं कि कैंसर फैल जाएगा या सर्जरी से फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। सर्जरी ही एकमात्र ऐसी मॉडलिटी है जो कैंसर को क्योर कर सकती है, अगर हम क्योर की बात करें तो। और जो पेशेंट्स को सर्जरी हो जाती है और अच्छे से रहते हैं, वो ऑलमोस्ट सबसे अच्छा सर्वाइवल रहते हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ रहते हैं। एक मिथ ये भी कई बार लोगों को होता है कि जी कैंसर हो गया है, हम तो ठीक हो ही नहीं सकते, अब तो हम चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर डॉक्टर के साथ रहते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो भी मैं बताता हूँ स्टेज 4 के अंदर भी लोगों को एक मीनिंगफुल सर्वाइवल मिलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। स्टेज 1, 2 और 3 के अंदर तो हम उसको क्योर करने की बात करते हैं, हम उसको कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये तो सर बात हुई अफवाहों की। अब बात सच्चाई के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपने सच में बहुत सारी सर्जरीज करी है, बहुत सारे लोगों को एक अच्छी जिंदगी दी है। आई थिंक इसलिए जो मेडिकल प्रोफेशन है वो सबसे नोबल प्रोफेशन होता है, बिकॉज आप एक नई जिंदगी देते हैं। आपने सर तमाम सर्जरीज करी होंगी, कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपके दिल के बहुत ही करीब है, आपको लगता है यार, मतलब ये करने के बाद आपको लगा हाँ इस दिन के लिए मैंने ये पढ़ाई करी थी, आज मेरी पढ़ाई सफल हो गई? तो देखिए, हमें आमतौर पर जिस तरह से जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो हर तरह से, मॉरल से, फैमिली से, सोशल से, एक डॉक्टर से हर तरह की सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए हर पेशेंट और हर तरह की सर्जरीज अपने आप में एक कहानी है। अगर उनके बारे में मैं बताऊं तो बहुत इंस्पिरेशनल होती हैं। स्टमक कैंसर से रिलेटेड ही मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कि आप समझिए कि एक अराउंड 32 ईयर्स का यंग लड़का और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और उसको जो स्टमक का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जी जंक्शन जिसको हम बोलते हैं, उस जगह का कैंसर था। उनको अच्छी बात थी कि उनको ब्लड में वॉमिटिंग हुई, तो उन्होंने अपना डॉक्टर से चेक कराया, पहुँचे,
ट्रीटमेंट शुरू किया तो उनकी सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, डिफ़िकल्ट सर्जरी थी। तो उस टाइम अब एक ये होता है कि जैसे रिकवरी होते होते वो थोड़ा सा डाउन होने लगे। एक तरह से हम बोले कि कुछ लीकेज बोलते हैं जो हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी डाउन हुई उनकी और रिकवरी में हुआ। लेकिन फिर हमें भी ये था कि हमें फुल एफर्ट लगाने हैं इस तरह के पेशेंट्स के लिए। तो मैंने उनके लिए एक इस तरह का सर्जरी किया कि उस जगह को क्लीन किया और जो चेस्ट में एक मसल होता है उसको हमने चेस्ट के अंदर ट्रांसपोज किया और जो साइड थी जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक थी उसके चारों तरफ उसको रैप किया। अच्छा रिकवरी हुआ, पेशेंट ने बहुत जल्दी से ही अपना सब कुछ डाइट वगैरह फिर शुरू किया, आगे का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट किया। तो ये पेशेंट जब ट्रीटमेंट कराने आया था तो उसने बोला था सर्जरी से पहले, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा स्वीट्स खा लेता हूँ, पता नहीं उसके बाद खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। और आज ये देखिए 4 साल के बाद वो अपना बर्थडे भी मना रहा है और अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है और अपनी फैमिली को फुल तरह से सपोर्ट रखा है। ये काफी सेट, और ये जो मेरी टेक्निक थी ये इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। क्या बात है सर, क्या तो बात है। ताली, मैं अकेला बैठा हूँ इधर, लेकिन मैं ताली सारी हिंदुस्तान की तरफ से बजा रहा हूँ सर। मतलब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी है, एंड वो तरक्की आप लोगों की तरक्की है। आप लोगों ने इतना मेहनत किया, चीजें आगे बढ़ाई, और आज हम खराब काम करते हैं और आप हमारी उन खराब चीजों को आप ठीक करते हैं। अगर हम तमीज से रहें, बढ़िया करें, तो शायद आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन सर ये बहुत ही अच्छी बात है, एंड मुझे लगता है कि यार देखो, इससे हमें एक सीख मिलती है कि अपने आप को हेल्दी रखो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई परेशानी आती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। उन्होंने इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंचे, कोई वजह रही होगी, उनको पता है हर चीज का ट्रीटमेंट। अब लोग हमारे घरों में सर खुद डॉक्टर बनने शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम वहां पे शुरू हो जाती है और फिर वहां से चीजें खराब होती हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर कौशल, बात करने के लिए और इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये बीमारी ना हो, बट अगर खुदा ना खास्ता आपको होती है तो आपको पता है कि आपको डॉक्टर कौशल जैसे कुशल डॉक्टर्स के पास जाना है और उनसे कंसल्ट करना है। सही राय लोगे तो जीवन सही चलेगा। सही कह रहा हूँ सर? एक मैं भी ये मैसेज देना चाहूंगा जी सर। कि देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हमारी जो ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं हिंदुस्तान की वो बहुत ही अच्छी हैं। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल रिच डाइट लें, मिल्क विटामिन ए लें, तो स्टमक कैंसर्स और इनमें ये काफी कारगर चीजें हैं कि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखती हैं, इम्यूनिटी अच्छी रखती हैं, योगा करें। और दूसरा, जैसे अभी आजकल कोरोना का टाइम है, कोरोना पेंडेमिक से लोग परेशान हैं और हमारी खुद की ट्रेडिशनल हैबिट्स तो हम वैसे भी लोगों से डिस्टेंस रख के नमस्ते करने की रही है, तो हम अपनी हैबिट्स को रखें तो बहुत सारी चीजों को तो हम अपनी उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही काबू में रख सकते हैं। करेक्ट। तो बस जो हमारी ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं उनको आप आज की हैबिट्स में मिला दो, जी बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। या थैंक यू सो मच सर, बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू।